दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये हमने पढ़ा, मीन्स ए पर्सन, जो ब्लू लाइन में है कवर्ड है, इसको हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये देखिए, इसको मैंने समझा दिया, आधे पार्ट को समझाया। अब दूसरा क्या है, दूसरा, एंड इंक्लूड्स ए पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। इंक्लूड्स इस, ये तो है ही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ के अनुसार उसकी संपदा को, वो भी होगा इसमें एलआर की डेफिनेशन में। और एक सेकंड कैटेगरी आ गई, हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज, जो कि मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है। एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज। अब इसको समझ लीजिए, एलआर में तो समझ गए कौन इंक्लूड है कौन नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ये सब हमने देखा। ऑफिशियल असाइनी नहीं होगा, एग्जीक्यूटर डीएसटी ये नहीं होगा, है ना, रिसीवर नहीं होगा, ये सब हम लोगों ने देख लिया। रेजिड्यू लीगेटी हो सकता है, यूनिवर्सल लीगेटी हो सकता है, ये सब हम देख चुके हैं, है ना। नाउ कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी, वेदर ए पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज, होगा नहीं होगा। अब इसमें क्या है, ट्रिक तो यही है कि इतना याद कर लीजिए, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग मजे लेके पढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी संपदा में दखल अंदाजी करता है, इसको समझिएगा। दिस इज पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। ये क्या है, ये भी एक्चुअली इंडियन सक्सेशन एक्ट में टर्म यूज करी गई है। इसका मतलब क्या है कि मयंक वर्मा भाई साहब की शादी हो रही है, मयंक वर्मा जी की शादी हो रही है, ठीक है। अब इनके एक रिश्तेदार हैं, रिश्ते में जीजा जी लगते हैं, लेकिन थोड़े वो ऐसे हैं कि वो आकर के ना पूरे माहौल को एकदम हाईजेक कर लेते हैं, अपने ही मस्ती में रहते हैं, शराबी हैं, दुनिया भर की बातें। तो उन्होंने कहा कि उन बवाली आदमी उनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन वो बवाली आदमी समझ गया, सूचना मिल गई कि मयंक वर्मा जी घोड़ी चढ़ने वाले हैं, तो खुद पहुंच गए वहां पर। अब कि हम आगे गलती से, आप हो सकता बुलावा देना भूल गए होंगे, तो मैं खुद आ गया। अभी अब सारे काम जो इनके प्रॉपर जीजा जी करने वाले थे, जो ऑथराइज्ड हैं इन सब कामों के लिए, उनको पीछे हटाकर ये लगना शुरू हो गए। मीन्स व्हाट, he had started interfering in this, so he is interfering with the process out of his own wrongs, and ऐसे व्यक्ति को कहते हैं the person who is intermeddling, जो दखलंदाजी कर रहा है। अब इसको लॉ में अप्लाई कर दीजिए, ऐसा व्यक्ति जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है। कैसे, मान लीजिए, चलिए मैं मानता हूं, मैंने एक वसीयत लिखी और उस वसीयत में मैंने दीप्ति शर्मा को एग्जीक्यूटर बना दिया उसमें। नाउ शी इज द एग्जीक्यूटर ऑफ माय विल। नाउ देयर इज ए पर्सन मिस्टर मयंक, ही इज इन द पोजेशन ऑफ माय प्रॉपर्टी। वो एक वन ऑफ माय प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, सही है। नाउ मैं यहां पर दीप्ति शर्मा को मैं तो चला गया वसीयत लिख करके, राम नाम सत्य। अब विल को, उस वसीयत को एग्जीक्यूट करना है दीप्ति शर्मा ने। नाउ हु इज द ऑफिशियल एग्जीक्यूटर, दीप्ति शर्मा। अब उसके जो है, अब पूछे ये भाई साहब गए मयंक वर्मा, अच्छा दीप्ति वसीयत लेके गए सर कुछ। दीप्ति ने कहा हाँ, जब दिखाओ जरा मुझे। अब उसमें लिखा है कि भाई इतने रुपए ए को देने हैं, इतने बी को देने। अच्छा लाओ, कहाँ है पैसे। अब दीप्ति शर्मा को करा साइड, और मयंक वर्मा साहब क्यों खुद हो गए एग्जीक्यूटर की तरह एक्ट करने लगे, समझे। अब हु इज एक्टिंग एज सच, एग्जीक्यूटर। हु इज एक्टिंग एज सच, मयंक वर्मा। वाज ही अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर, नो ही वाज नॉट एग्जीक्यूटेड। तो देखिए क्या मतलब इस बात का, पढ़िए रहा। डज एनी अदर एक्ट विच बिलोंग्स टू द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटर, जो एग्जीक्यूटर को काम करना चाहिए था, नाउ ही इज स्टार्टिंग डूइंग दैट। डज एन एक्ट विच बिलोंग्स टू द ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटर, समझे। कब, वाइल देर इज नो राइटफुल एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर इन द एग्जिस्टेंस। कब, जबकि कोई वहां पर एग्जीक्यूटर नहीं हो, ऐसी स्थिति में
ही मेक हिमसेल्फ एज एन एग्जीक्यूटर ऑफ हिज रोंग। तो ही इज वॉट, इतना इसमें पढ़ा आप लोगों ने, एन एग्जीक्यूटर ऑफ हिज ओन रोंग। ये कहां से निकल कर आई डेफिनेशन, सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति अपने ही रोंग का मतलब लीगल रोंग, अपने ही गलत मतलब विच इज नॉट लीगली ऑथोराइज्ड वे में अपने आप को एग्जीक्यूटर की तरह से बिहेव करने लग जाए। तो बिकॉज ही इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, देयरफॉर इन लॉ ही इज कंसिडर्ड स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। ओके फाइन, ही इज द इंक्लूड्स दैट पर्सन। प्लीज रीड द लैंग्वेज ऑफ दिस इज, देखो जरा इसको रहा ढंग से स्लाइड पे रहा। सेक्शन 211 कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। समझे? सो ये व्यक्ति को, ऐसा कोई व्यक्ति अगर दखलंदाजी कर रहा है तो उस व्यक्ति को भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में ऐड किया गया है। शर्त यह है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इस इलस्ट्रेशन में पढ़ लीजिए पहले। ए सूज एज एन एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर की तरह सू करता है, बट नॉट बीइंग सच, लेकिन वो एग्जीक्यूटर है नहीं, तो ही ये कहेंगे ही इज एन एग्जीक्यूटर ऑफ हिज ओन रोंग एंड देयरफॉर द पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे व्यक्ति को भी एलआर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ये डेफिनेशन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। तो डॉट 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 को हम समझ चुके हैं। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है। समझ रहे हैं बात? ये इंटरमिडलिंग को बोलते हैं दखल अंदाजी करना। तो जो व्यक्ति मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है उसको भी, अब दखल अंदाजी का मतलब यहां पर क्या है, मीन्स ही इज नॉट लीगली ऑथोराइज्ड फॉर डूइंग सो, बट even despite the fact he is interfering. Wow, because of he is in the possession of that property. He is not executor, he is not administrator, but he is interfering. तो इस डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया है इसमें। सीपीसी की डेफिनेशन जो दी है सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, इट हैज बीन given very vast, very wide meaning in that. One of the meaning is also that the person who is intermeddling with the estate of the deceased is also included in the definition of LR. और LR इसका मतलब क्या है, इसको दोबारा समझाया तो जिनको समझ में नहीं आया। देखिए इसको समझिए पहले, फिर आपको अंदाजा होगा कि एक्चुअली है क्या। One who intermeddles with the estate of the deceased person, ठीक है, would be a legal representative even with a part of his state within the meaning of this definition, ठीक, and would be liable to the extent of the property taken possession by him. It means the person who, there is a one person, suppose A, and this person is in the possession of the property, है ना, and thus तो इसके जो इंटरमिडलिंग वाला जो व्यक्ति है, इसकी एक वन ऑफ, मतलब दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट दैट ही मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जो मैं कह रहा हूं आपसे, अगर प्रॉपर्टी पोजीशन में नहीं है, ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एलआर इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन पोजेशन। तो एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा देखिए, इंटरमिडल का मतलब ये समझ लीजिए, बस इंटरमिडल का एक बहुत छोटी सी बात समझ लीजिए, आपको कहीं इसको एलैबोरेट नहीं करना है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, जो मृतक व्यक्ति की प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, बट ही इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर टू एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर और टू एक्ट एज व्हाट, एग्जीक्यूटर।
एंड इफ इवन इफ ही इज ब्रिंगिंग एनी सूट, और किसी उसमें डिफेंड कर रहा है वो कोई या सू कर रहा है, उसको भी LR माना गया है उसका। बस इतनी सी बात है। नहीं आया तो फिर बताइए भाई मुझे, फिर मैं दूसरे के समझूंगा इसको। थर्ड पार्ट, वेयर ए पार्टी सूज और इज सूड इन ए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, ये थर्ड पार्ट है। वेयर ए पार्टी सूज और इज सूड इन ए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing the suit, he is also considered to be the LR। अब नाउ मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। Where a party sues or is sued in the representative character, देखिए who sues in the representative character, suppose Deepti Sharma is the principal of Vidhi Judicial Academy, विधि जुडिशियल अकेडमी की, नाउ शी इज सुइंग इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ विधि जुडिशियल अकेडमी। तो नाउ शी सूज इन द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, हाँ ना बताइए, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। एजेंट कह लीजिए, ऑथोराइज एजेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसमें किसी एक्स को बनाते हैं, एक्स इज सुइंग Y, X is the plaintiff, Y is the defendant, but he is suing in the representative character, सही है। Now this person dies, X, टेक्निकल चीज आती है कई बार। हाँ जी, अब मैं दोबारा अब समझिए। देखिए मेरा एजेंट मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में और उसकी मृत्यु हो जाती है, सही है। मांगे राम इज माई एजेंट, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग मी, ही वॉज सुइंग इन द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, नाउ ही डाइज। क्वेश्चन यहां पर टेक्निकली आएगा कि अब LR कौन होगा उसका, मांगे राम के पुत्र पुत्रियां होंगे या कौन होगा, उससे मतलब नहीं है। फिर देखेंगे कि अगर पार्टी की डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी डिवोल्व किस पर होगी, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर के उसमें आएंगे, वो ना कि एजेंट आएगा। एजेंट तो केवल रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में था, उसकी मृत्यु के बाद में ये नहीं देखा जाएगा कि उसके हीयर्स कौन है, उस प्रॉपर्टी का जो संपदा है वो किस पर डिवोल्व होगी, उससे डिटर्मिनेशन होगा कि उसमें LR किसको माना जाए, ना कि उसके हीयर्स को माना जाएगा। समझ रहे हैं आप नहीं हमारे। जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में था उसका रोल सीमित था, वो मर आ गया, बात खत्म हो गई उसकी। वो मेरा ट्रस्टी है, मेरे ट्रस्ट का ट्रस्टी है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे नहीं जाएंगे कि उसके बच्चे जाएंगे, नो। ये डिसाइड उससे होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिवोल्व होगी, वो प्रॉपर्टी किसको मिलती, वो। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सू कर रहा है तो उसका LR वो नहीं होगा कि उसकी मृत्यु का तो उसके LR शुरू हो जाएंगे ना। इससे डिसाइड होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिवोल्व होगी। पढ़ो जरा। ऑन द डेथ द पर्सन ऑन होम द एस्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ दिस, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसकी, पार्टी सो सुइंग, यानी कि जो पार्टी सू कर रही थी। कैसे कर रही थी, वो तो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में थी। एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सू कर रहा था, वो मर गया, तो अब उसके हीयर्स, उसके LR वैसे नहीं आएंगे, उसके एक ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी किस पर डिवोल्व होगी, वो बस प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी उससे डिटरमाइन होगा कि LR किसको माना जाए उसमें। अब दो तीन कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, उनको समझ लीजिए। टीनेंट होल्डिंग ओवर एट विल एंड टीनेंट बाय सफरेंस। इनको समझ लीजिए क्या है ये। टीनेंट बाय सफरेंस, टीनेंट बाय होल्डर। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, टीनेंट, टीनेंट एंड टीनेंट।
कहां पर डिफरेंस आता है? होल्डिंग ओवर एट विल बाय सफरेंस। यहां से इनका मीनिंग ड्राइव करना है आप लोगों ने। क्या? देखिए, होल्डिंग ओवर का मतलब होता है रिटेनिंग पोजेशन। सो टीनेंट होल्डिंग का मतलब क्या हुआ? ए टीनेंट रिटेनिंग पोजेशन। समझ आ रही है आपको बात? टीनेंट रिटेनिंग पोजेशन, टीनेंट होल्डिंग का मतलब हुआ टीनेंट रिटेनिंग पोजेशन। अब उसमें दो बातें हो सकती हैं। ये भाई साहब टीनेंट हैं और ये भाई साहब हैं लैंडलॉर्ड। टीनेंसी लीज पर प्रॉपर्टी है। नाउ लीज कम्स टू एन एंड, लीज कम्स टू एन एंड, बट he retains what? Possession. He retains possession. इसको बोलते हैं हम लोग टीनेंट होल्डिंग। नाउ ये जो पोजेशन है, होल्डिंग पोजेशन है, ये विद कंसेंट हो सकता है और विदाउट कंसेंट भी हो सकता है। विदाउट कंसेंट भी हो सकता है। इसी पर डिपेंड करता है कि हम इसको बोलते हैं टीनेंट सफरेंस या ये देख लीजिए वैसे। सो टीनेंट कंटिन्यूइंग पोजेशन विदाउट द कंसेंट या विद द कंसेंट। तो सिंपल सी बात है, जहां सफरेंस आ जाएगा वहां पर है, ये लीजिए, विल आएगा कंसेंट, यानी कि लैंडलॉर्ड की कंसेंट से। टीनेंट होल्डिंग ओवर ए टेनेंसी एट विल का मतलब है कि लैंडलॉर्ड ने उसको कंसेंट दे रखी है। लैंडलॉर्ड की कंसेंट के साथ अगर टीनेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं टीनेंसी एट विल, टीनेंट होल्डिंग इसको। एंड दूसरा है आपका सफरेंस का मतलब सफरर है कौन? लैंडलॉर्ड। टीनेंट बाय सफरेंस का मतलब है विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो ये दो टर्म्स को, इनके मीनिंग पे क्वेश्चन आते हैं कई बार, बस इसका ध्यान रखना। आप लोगों को बताना था बस मुझे कि इन दोनों टर्म्स को एक बार ध्यान रखना बस। टीनेंट होल्डिंग एट विल एंड टीनेंट बाय सफरेंस। किसी को इन दोनों के मीनिंग पे समझना तो बताइए जल्दी से मुझे फटाफट। टीनेंट होल्डिंग, टीनेंट बाय सफरेंस एंड टीनेंट बाय विल, होल्डिंग ओवर विल, हाँ है ना? देखो दो टर्म है विधि, इसको ऐसा देखिएगा, देखिए टीनेंट एट विल, टीनेंट बाय सफरेंस, ये टर्म आपके यूज में आती है। टीनेंट एट विल, टीनेंट एट सफरेंस, दो टर्म है, इसको डॉट डॉट मैंने हटा दिया है। जहां एट विल आ जाए इसका मतलब यह है विल विद कंसेंट ऑफ द ओनर। बस जब कोई टीनेंट का मान लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट है और उसके टीनेंसी खत्म हो गई, 11 महीने खत्म हो गए और वो उस प्रॉपर्टी में बना रहे, अगर वो लैंडलॉर्ड की मर्जी से बना हुआ है तो उसे कहेंगे टीनेंट होल्डिंग ओवर, यानी कि टीनेंट इन पोजेशन एट विल, मतलब विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। अगर ओनर की मर्जी नहीं है तब भी आप उसमें बने हुए हैं,
उसे बोलते हैं टीनेंट बाय सफरेंस, टीनेंट होल्डिंग ओवर बाय सफरेंस। तो सफरेंस को याद करने का तरीका क्या है? सफर हुई सफरर, ऑनरी सफरर। टीनेंट होल्डिंग ओवर बाय सफरेंस मीन्स द पर्सन इज व्हाट? टीनेंट। He is holding the possession, he is holding the property, he is in still the possession of the property, but not as per the wish or the consent of the owner. He is in the possession of the property against the will. Now he can be said to be in wrongful possession at present. समझ बता रही है? जब कंसेंट के साथ होता है उसको बोलते हैं टीनेंट होल्डिंग ओवर एट विल। ये दो टर्म्स हैं, यूज होती है। सो LR बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ। हाँ, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे थे। एक्चुअली है क्या, इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा मिलती नहीं है। जो बहुत सारे टर्म्स है यहां से ढूंढ के निकाली है, फिर मैंने इजीली अवेलेबल नहीं है सब कुछ ये। तो मुझे लगता है कि मैं कई बार फंसता था अपने स्टूडेंट डेज में कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आप तक उनके मीनिंग में एक बार को पहुंचा दूं किसी तरीके से। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों ने, क्योंकि आपके इसमें इन तीनों टर्म को याद कर लेंगे, बस इन तीनों बात, इसको तीन भागों में रखना बस। पहला क्या हुआ? एज ए LR हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ द डिसीज। नंबर 1, उसमें कौन कौन है कौन कौन नहीं है। देखिए वो टेक्निकल था ये, है ना। पहला क्या था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट। उसमें हम लोगों ने पढ़ा एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, रेजिडरी लीगेटी, यूनिवर्सल लीगेटी, ये सब पढ़ा। ये सब हैं। कौन कौन नहीं है पढ़ा हम लोगों ने? रिसीवर नहीं है, OA नहीं है, ऑफिशियल असानी नहीं है, और कौन कौन नहीं थे? ऑफिशियल असानी नहीं था, रिसीवर नहीं था, और कौन सा पढ़ा था आपने अभी? हाँ, एग्जीक्यूटर, डीस एंड टॉर्ट्स नहीं था, है ना। ये सब नहीं थे। ट्रेसपासर नहीं होता है, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। और फिर कौन कौन इंक्लूड है? हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। अब ये सब ऐसी चीजें आपको देखो टकवानी में यहाँ पे कहीं एक्सप्लेन नहीं की बहुत ज्यादा। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इन टेक्निकल टर्म्स को आप तक पहुंचा पाऊं मैं। और थर्ड पार्ट कौन सा था? इफ द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में अगर सू करता है तो जिससे प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है। तो इस तरीके से वर्बेटम 211 रट लेना बस, है ना। उसमें ये समझाना, आपको जो लाइन समझानी है उसको अगर मेंस में शॉर्ट नोट पूछ ले आपको, तो आपको ये जरूर समझाएंगे। मैं पढ़ाता हूं आपको, देखिए कुछ लाइनें। बेसिकली जो क्रक्स है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, इसको एकदम अपने कर लीजिए ध्यान से। डेफिनेशन ऑफ LR, ये कल भी, इज इंक्लूसिव एंड ब्रॉड इन नेचर, एक पॉइंट को, एंड नॉट लिमिटेड टू लीगल हियर्स। इसको इन पॉइंट्स का जरूर एक्सप्लेन कर देना। बट रादर डिफाइंस ए पर्सन हु मे और मे नॉट बी द हियर। इस लाइन को पकड़ करके आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे किस बात को, कि जो डेफिनेशन है LR की, ये इंक्लूसिव इन करेक्टर है, मीन्स इट इंक्लूड्स नंबर 1 2 3 ये, एंड इट इज ब्रॉड इन द सेंस इट इज नॉट लिमिटेड टू लीगल मीन्स कि केवल उत्तराधिकारी ही नहीं आते हैं, ऐसे भी कई व्यक्तियों को LR की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है जो कि उत्तराधिकारी नहीं है। तो LR की डेफिनेशन में लीगल हियर्स भी हो सकते हैं एंड मे नॉट बी लीगल हियर, जैसे एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। ये सब क्या है? ये केवल लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, LR हैं, लीगल हियर नहीं है। द पर्सन हु इंटरमिडल्स, है ना, ही इज नॉट हियर बट ही इज अगेन इंक्लूडेड दिस इन द डेफिनेशन ऑफ LR. So there are so many persons who have been included in the definition of legal representative, though they are not here. In that sense, this LR definition of legal representative is quite wide and it is not limited to the meaning of legal heirs. I hope क्या हो जाएगा। तो जो कि मेंस में आई गई है, तो 2:11 की जो लाइनें हैं
वो जरूर रटनी पड़ेगी आपको, वरना आप लोग उनको इंटरमीडियल्स और ये सारे चीज में भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, आई होप कि इट इज सफिशिएंट। और किसी को कुछ पूछना तो पूछिए भाई। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए, इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज है जन जन तक पहुंचे और इन वीडियोज का लाभ सभी को मिले। फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच।